नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। रायसीना डायलॉग का दूसरा दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, विभिन्न देशों के बीच बदल रहे हैं समीकरण। अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। गाजा में इजराइल ने किया हवाई हमला, कम से कम 200 लोगों की मौत। जनवरी में युद्ध विराम लागू होने के बाद से हमास के ठिकानों पर सबसे भारी हमला। निर्वाचन आयोग में आज डुप्लीकेट एपिक नंबर को लेकर अहम बैठक। गृह सचिव, विधायी विभाग के अधिकारियों समेत आधार कार्ड के सीईओ होंगे शामिल। आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने पर होगी बातचीत। यूपी के संभल में नेजा मेला लगाने पर रोक, मजिस्ट्रेट से लेनी होगी अनुमति। एडिशनल एसपी ने कहा, लुटेरे और हत्यारे के नाम पर लगाया मेला तो देशद्रोह का मुकदमा होगा दर्ज। और अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच आज होगी महत्वपूर्ण बातचीत। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर बन सकती है सहमति। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन है। कालचक्र, पीपल, पीस और प्लैनेट विषय पर हो रहे साल के कूटनीतिक संवाद में 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। रायसीना डायलॉग में इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में नया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन थ्रोन्स एंड थॉर्न्स डिफेंडिंग द इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं होगी तो सिर्फ बड़े देशों को ही फायदा नहीं होगा और कोई भी देश जो चरमपंथी रुख अपनाता है, जोखिम उठाता है, वो अव्यवस्था का फायदा अपने फायदे के लिए उठाएंगे। We do need an international order, just like we need a domestic order. So if you need a society in a country, you need an international version of that. And it's not just big countries who will benefit if there is no order. I would argue that any country which will take risks, which will have extreme positions, which would, test the system, will actually use disorder to its advantage. I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who've done a pretty good job at that. So, first of all, I think we should all, understand the importance of an order. Now, the old order, it was an order. It was a product of its times. But why I felt that its virtues were exaggerated was, I think the rule maker and the rule taker had somewhat different perspectives, because I also said in the same interview, if you were at the receiving end of some of those rules or the application of those rules, we had issues. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर कहा कि हम सभी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात करते हैं और ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वैश्विक नियमों का आधार। After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now, we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So, the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. So, pardon me, I have some question marks on that whole order. Now, I can give you many more. We speak today of political interference. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedoms. When other countries come into the West, it seems to have a very malign intention. So I think we need, if to have an order, there must be fairness. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN.
रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन आज अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने अपने विचार रखे। कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी दशकों से मजबूत। डायलॉग के दूसरे दिन अपने मुख्य भाषण में तुलसी गबार्ड ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ती रहेगी, मजबूत होती रहेगी। It's been a constructive few days where I've been engaging with our Indian counterparts, working to continue to build off of the momentum that was created by President Trump and Prime Minister Modi's joint statement issued in Washington, D.C. after their Oval Office meeting. The partnership between our two countries has been strong for decades, and under the leadership of two great leaders and true great friends, President Trump and Prime Minister Modi, and rooted in our shared values of peace and freedom, security and prosperity, I'm confident that this partnership and friendship between our two nations and our leaders will continue to grow and strengthen. अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने कहा कि दुनिया में कई मोर्चों पर संघर्ष जारी है और ऐसे में हमारा जोर शांति पर समय अनुकूल है। साथ ही उन्होंने कहा कि शांत और सुरक्षित विश्व के लिए दुनिया के सभी देशों को एक साथ आना होगा। We live in a time where war and conflict is being waged on many fronts around the world. So your focus again on peace, people, and planet is timely. It is times like this that call on leaders to stand up for these interests that affect us all and will affect generations who will follow. In President Trump's recent campaign for the presidency, he made it a pillar of his campaign to share his commitment to peace and to bring his leadership towards bringing about an end to the Russia-Ukraine war. Now, these goals cannot be achieved by any one person or one nation alone. Our ability to make progress toward a peaceful, secure, free, and prosperous society must be done together, and it begins with us. तुलसी गबार्ड ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र 21वीं सदी का भू राजनीतिक केंद्र और उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। It's a vast and critical region that's not just a geographic space. It is the geopolitical center of gravity for the 21st century. So ensuring peace and stability here is essential to our collective security, our objective of economic prosperity, and our ability to work together to take on the great challenges of our time. And we must tackle these challenges together. Our ability to do so as nations, as leaders, as people is critical towards achieving our collective goals. चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन भारत संबंधों पर की गई टिप्पणी की तारीफ की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने अमेरिकी पॉडकास्टर लैक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, चीन भारत संबंधों पर प्रधानमंत्री मोदी की हालिया सकारात्मक टिप्पणी की चीन ने सराहना की है। माओ ने कहा कि अक्टूबर में रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सफल बैठक ने द्विपक्षीय संबंधों के सुधार और विकास के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों ने हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण आम समझ का ईमानदारी से पालन किया। सभी स्तरों पर वो आदान प्रदान और व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करते हैं और साथ ही कई सकारात्मक परिणाम हासिल किए गए। माओ ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि 2000 से अधिक वर्षों के इतिहास में चीन भारत संबंधों की मुख्य धारा मैत्रीपूर्ण, आदान प्रदान और आपसी सीख की रही। माओ ने कहा, चीन दोनों देशों के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण आम सहमति को लागू करने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ को एक अवसर के रूप में लेगा, विभिन्न क्षेत्रों और सभी स्तरों पर आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देगा, साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़, स्थिर विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। खबर महाराष्ट्र से, जहां नागपुर में कल रात भड़की हिंसा के बाद अब हालात काबू में है। इस बीच महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंसा कैसे शुरू हुई इसकी जांच की जा रही है। हालात को काबू में करने के लिए नागपुर देहात से भी एक्स्ट्रा फोर्स नागपुर शहर बुलाई गई। साथ ही केंद्रीय पुलिस बलों की भी शहर में तैनाती की गई। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हिंसा के बीच निषेधाज्ञा लागू करा दी गई। हिंसा में करीब 30 पुलिसकर्मी घायल हैं, 47 लोग हिरासत में लिए गए। महल और आसपास की गलियों में पुलिस की विभिन्न टीमों को तैनात किया गया और पुलिस द्वारा सभी से शांति बनाए रखने की अपील
की जा रही है। असामाजिक तत्वों ने लगभग 100 मोटरसाइकिलें, 30 से ज्यादा कारें तोड़ी, नुकसान पहुंचाया। हंसापुरी इतवारी क्षेत्र में घरों पर भी जबरदस्त पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद इस क्षेत्र में भी पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। असामाजिक तत्वों ने पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। आज सुबह से ही इस क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति और विभिन्न स्थानों पर पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस ने असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए आज से कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। तनाव का असर अन्य क्षेत्रों में ना फैले, इसके लिए शहर के सभी हिस्सों में पुलिस तैनात की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया है। अब तक टोटल 47 लोगों को हम लोग डिटेन कर चुके हैं। इसमें लगभग 12 से 14 हमारे पुलिस कर्मचारी इसमें इंजर्ड है। यहाँ पे सिविलियन सिर्फ दो या तीन ही इंजर्ड है। वो इसका जो मूल कारण है वो बिल्कुल हम ढूंढेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि वो दंगाइयों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर से सांसद केंद्र में मंत्री नितिन गडकरी ने स्थानीय भाषा में लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। गडकरी ने कहा कि नागपुर शहर ऐसे मामलों में हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं। आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी। और इसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, अभी ताज़ा अपडेट क्या है, किस तरह का माहौल है वहाँ पर? और मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि कुछ वीडियोस के सामने आने की बात कही जा रही है जिसमें दंगाइयों को, उपद्रवी हैं, वो किस तरह से आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है। तो पुलिस के लिए उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त करना कितना आसान हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जो इस वक्त जानकारी मेरे पास आ रही है, जो नागपुर के विधायक है, उन्होंने आज सुबह जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ बातें वहां पर बताई मीडिया से बात करते वक्त। उन्होंने कहा कि जब ये हिंसा भड़की तो एक मॉब जो है उस इलाके में आया था और सबसे पहले उन्होंने, अगर देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरास की जो है तोड़फोड़ वहां पर की थी। जो कैमरास दुकानों के सामने जो लगे थे वो कैमरास जो है वो तोड़े फोड़े गए और उसके बाद जो है पूरा मॉब जो है अंदर अलग अलग जो पूरा इलाका है वहां पर घुस गया और वहां पर उन्होंने आगजनी की और साथ ही साथ कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की है। हालांकि उन्होंने भी कहा कि कुछ सीसीटीवी कैमरेस के डीवीआर उनको जो है उन्होंने प्राप्त कर लिया और वो डीवीआर जो है पुलिस को सौंपे जाएंगे ताकि पुलिस जो है उस बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर पाए कि आखिरकार कौन लोग इसमें शामिल थे। जो लोग वहां पर है, स्थानिक लोग हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि वो जो लोग दंगाई थे वो हालांकि उस इलाके के नहीं थे, वो बाहर से आए थे। उन लोगों को इससे पहले उस एरिया में नहीं देखा गया है। हालांकि ये सब चीजें अब निकलकर सामने आ रही है। वही बात करें खास तौर पर जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमें इस वक्त मिल रही है वो यह है कि तकरीबन 30 से 35 पुलिस वाले जो है इस दंगे में जो है घायल हुए। महाराष्ट्र के जो राजस्व मंत्री है और साथ ही साथ नागपुर के जो गार्डियन मिनिस्टर है चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 30 से 35 पुलिस वालों को जो है वहां पे
जख्मी हो गए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अभी उनका बयान आया है कि कुछ लोग भी इसमें जो है घायल हुए। उन लोगों को जो है अस्पताल में, नजदीकी अस्पताल में पहुंचा गया। तकरीबन 2 लोग को आईसीयू में जो है इस वक्त रखा गया और साथ ही साथ 3 लोग जो है इनको जो छोटी जख्म हुई थी उनको हॉस्पिटल से जो है छुट्टी दे दी है। कई सारी गाड़ियों को जलाया गया है। हालांकि ये सब प्राथमिक जानकारी इस वक्त हमको नागपुर से मिल रही है। इस वक्त जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि गार्डियन मिनिस्टर नागपुर में है और कुछ ही देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, चूंकि महाराष्ट्र का बजट सेशन चल रहा है, यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे कि आखिर किस प्रकार से ये वाकया घटा, किस प्रकार से दंगल घटी है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन लोग है, इसके बारे में अब तक कोई स्पष्टता जो है पुलिस प्रशासन के ओर से अब तक नहीं दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण, चूंकि जैसे मैंने कहा कि इस वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा का ये माहौल चल रहा है और इसीलिए हम सुबह से देख पा रहे हैं कि विधानसभा में जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जिस प्रकार से नागपुर की हिंसा घटी है उसके पीछे जो है विपक्ष के साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो कि औरंगजेब का महिमा मंडन करते, इसका कारण प्रमुख है। वही विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के जो कुछ मंत्री है उनकी बयानबाजियों की वजह से महाराष्ट्र में इस वक्त जो है सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है और माहौल गरमाया हुआ है और इसकी वजह से ही जो है 2 अलग अलग गुटों में जिस प्रकार से कल हिंसा हुई, ये प्रकार की चीजें देखी जा रही है। लेकिन अब चूंकि ये अगर देखा जाए माहौल सिर्फ नागपुर तक नहीं बल्कि जैसे मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की विधानसभा तक आया है, तो अब आरोप और प्रत्यारोप का और जो दौर है दोनों तरफ से शुरू है, फिर चाहे वो नेता विपक्ष हो या फिर हम बात करें सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विधायक हो। एक चीज़ और समझना चाहूँगी शिशिर, क्योंकि यहाँ पर कई जो अलग अलग नेतागण हैं उनकी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में संजय राउत ने भी अपना एक रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि भाई नागपुर तो निर्वाचन क्षेत्र है देवेंद्र फडणवीस का, तो वहाँ अगर इस तरह से एक गुट के खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा है तो ये एक नया पैटर्न है। इस तरह की बयानबाजी खासतौर पर इतने संवेदनशील मामले पर कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करती है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष द्वारा हालांकि ये काफी तीखी टिप्पणी की गई थी। मैं आपको कहूंगा कि इससे पिछले अगर 2 दिन पहले देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस को ही टारगेट किया गया था, साथ ही साथ सरकार को टारगेट किया गया था कि किस प्रकार से सरकार जो है ये औरंगजेब की सरकार है, जिस प्रकार से ये काम कर रही है, इस प्रकार की टिप्पणी विपक्ष द्वारा की गई थी। वही दूसरी ओर जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों के द्वारा ही औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया था, जिसमें हम खासतौर पर बात करें अबू आजमी के, जिन्होंने कहा कि एक अच्छे कुशल प्रशासक थे, तो इस प्रकार की बातें जो है विपक्ष द्वारा की गई थी। हालांकि उसके रिएक्शन में हमने देखा कि सत्ता पक्ष के जो विधायक है और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के जो नेता है उन्होंने भी स्पष्ट की कि महाराष्ट्र में जो है इस प्रकार से औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं जो है सहा जाएगा। और इसीलिए जो है कल हमने देखा कि अलग अलग जगह पर महाराष्ट्र में जो है प्रोटेस्ट किया गया। नागपुर में भी जहां पर ये हिंसा हुई वहां पर भी सुबह जो है कुछ हिंदू संगठनों द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया वहां पे, क्योंकि वहां से महाराष्ट्र से अगर देखा जाए तो औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग जो है इन हिंदू संगठनों द्वारा की गई थी। हालांकि उसके बाद पुलिस ने इंटरवीन किया था और पूरी वहां का जो माहौल था वो शांत हुआ था, लेकिन कल रात को एक बार फिर से वहां पर जो है हिंसा भड़की, जिसके बाद पुलिस भी मौके स्थल पर पहुंची। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कि महज 1-1.5 घंटे में ही जो है जो दंगाई थे उन्होंने पथराव करके साथ ही साथ जिस प्रकार से आगजनी की है, महल का पूरा इलाका है, हंसापुरी का इलाका है, इस पूरे इलाके में जिस प्रकार से कल हिंसा भड़की, इसमें जानमाल का नुकसान हुआ है लेकिन साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है और अब विपक्ष जो है सीधा हमला मुख्यमंत्री पर कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है और उसी इलाके से आता है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री विपक्ष का अगर देखा जाए तो साफ निशाना कहीं ना कहीं गृह मंत्री पर भी होगा कि उनकी असफलता के कारण ये हिंसा घटी है। इस प्रकार से आरोप भी जो है मुख्यमंत्री पे किए जा रहे हैं। हालांकि इसका जवाब मुख्यमंत्री कुछ ही पल में जो है सदन में देंगे। एक चीज़ शिशिर और भी समझना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब उपद्रवियों ने ये उपद्रव मचाया तो वहाँ पर यकीनन प्रत्यक्षदर्शी और चश्मदीद रहे होंगे। क्या उनके बयानों से पुलिस कोई टाइमलाइन तय कर पा रही है कि आखिरकार कोई गलत फहमी रही हो, या जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सब कुछ अचानक तो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ प्लान करके ही इसे एक बड़ा नुकसान जो है उसे अंजाम देने के लिहाज से इस घटना को अंजाम दिया गया? देखिए कई सारे पहलू इसके हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कुछ नेताओं की अगर हम बात करें, खासतौर पर जो स्थानीय विधायक है वहां के प्रवीण दटके, जिस प्रकार से उन्होंने एक आशंका जताई, उन्होंने कहा कि देखिए सुबह तो यहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ था, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इंटरवीन करके हालांकि प्रोटेस्ट खत्म भी हो गया था, और उसके बाद शाम को इस प्रकार से घटना घटते कहीं ना कहीं ये पूर्व नियोजित घटना हो सकती है, ऐसा उनका दावा था। और जिस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, सबसे पहले सीसीटीवी जो है वो वहां पर उनकी तोड़फोड़ की गई और साथ ही साथ
जो है उस पूरे इलाके में अलग अलग गलियों में जो है तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूर्व नियोजित हो सकता है, इस प्रकार से बयान जो है इस वक्त हमें मिल पा रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता है, साथ ही साथ जो वहां के स्थानीय विधायक है उनके द्वारा भी। हालांकि पुलिस के द्वारा अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं है। पुलिस ने कहा कि इसके बारे में जो है पुलिस की इंक्वायरी चल रही है। कल जब ये घटना घटी उसके 1-1.5 घंटे बाद ही हमने देखा, कल रात को ही पुलिस ने जो कोबिंग ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया था। चूंकि काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होने के कारण अलग अलग गलियों में जो है जो पुलिसकर्मी थे वो वहां पर जा रहे थे। जो लोग हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे और साथ ही साथ जिस प्रकार से पुलिस ने कुछ लोगों को दंगाइयों को देखा था, उनकी पहचान पुलिस ने की है। तकरीबन 40 से 45 जो आंकड़े इस वक्त हमारे पास मौजूद है, तकरीबन 40 से 45 लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे इस वक्त जो है पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ और कौन लोग शामिल है इसके बारे में भी पुलिस इस वक्त जानकारी जुटाने की प्रयास कर रही है। लेकिन जहां से अब तक की बात करें तो नागपुर का जोन 3, जोन 5 और जोन 6 का जो इलाका है, खासतौर पर 3, 4 और 5, ये जो 3 जोन नागपुर पुलिस के हैं ये काफी संवेदनशील थे। जहां पर ये घटना घटी उसके बाद पुलिस जो है एक्शन में आई। उसके बाद इन सभी जोन्स में जो है पुलिस के इस वक्त जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू है। जो लोगों की इस वक्त अगर देखा जाए तो लोग खासतौर पर दंगाई है उनकी पहचान का सत्र जारी है। जो लोगों को पुलिस ने अब तक हिरासत में लिया है उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है, जिसकी तफ्तीश जो है इस वक्त पुलिस कर रही है। आप नजर बना के रखिएगा शिशिर, हम आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सूचनाओं को हमसे साझा करने के लिए। तो अभी हालात काबू में हैं। हालांकि जिन उपद्रवियों की पहचान की गई है उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है ताकि एक टाइमलाइन, एक क्रोनोलॉजी बना पाए पुलिस की आखिरकार ये सब जब शुरू हुआ उसके पीछे का मकसद, उद्देश्य आखिर क्या था। और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में आज ये मुद्दा सुनाई दे रहा है। हमारे संवाददाता शिशिर शिला ने कुछ देर पहले जायजा लिया इसका, आइए आपको दिखाते हैं। नागपुर में दंगल हुई, उस दंगल के बाद आज जो है विधानसभा का सत्र जब शुरू हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है विपक्ष खड़ा है। विपक्ष का कहना है कि जिस प्रकार से ये दंगे हुए, ये सरकार का फेलियर है, वो रोक नहीं पाई। और जिस प्रकार से सरकार में कुछ मंत्री, सरकार के पार्टी से जुड़े हुए कुछ नेता है जो बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हालत हो रही है। तो वही दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लोग यहाँ पर खड़े हैं। सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा जो बैनर लगाए गए उन पे कहा गया है कि आखिर क्यों जो है औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन किया जा रहा है, आखिर क्यों जो है बार बार जो है औरंगजेब को बड़ा बताने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, और आखिर क्यों जो है औरंगजेब पर इतना प्रेम जो है विपक्ष को आ रहा है। इसको लेकर सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो भी यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों भी विधायक, दोनों दलों के विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक जो है यहाँ पर एक दूसरे के सामने नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुबह से आज आपने देखा कि किस प्रकार से दोनों पक्ष के जो नेता है, विधायक है, उनके द्वारा जो है बयानबाजी की गई है। मकसद काफी स्पष्ट है कि जिस प्रकार से ये दंगल हुई, हालांकि दंगल नागपुर में हुई लेकिन उसके आसार अब महाराष्ट्र की विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं। शीर्षलार, डीडी न्यूज, मुंबई। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं संबल की। उत्तर प्रदेश के संबल के नेजा मेले पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। हर साल सैयद सालार मसूद गाजी की याद में यहाँ नेजा मेला और ढाल लगाया जाता था, लेकिन इस बार इसकी अनुमति नहीं मिली। पुलिस ने
इसे लुटेरे और हत्यारे की याद से जोड़ते हुए राष्ट्रद्रोह में कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस का कहना है कि अज्ञानता में ये मेला लगाया जाता रहा है, लेकिन अब यदि जानबूझकर ये मेला लगाया गया तो देशद्रोह का कानून लगेगा। नेजा मेला 25, 26 और 27 मार्च को अलग अलग स्थानों पर आयोजित होना था और उससे पहले आज ढाल लगाई जानी थी। नेजा मेला कमेटी ने सोमवार को इसकी घोषणा की तो एएसपी ने कमेटी को संबल कोतवाली बुला लिया। इसके बाद एएसपी ने कहा कि महमूद गजनवी के सोमनाथ ने मंदिर लूटा था और उसका सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी था। एएसपी ने नेजा कमेटी से कहा कि यदि परंपरा निभानी है तो इसके लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने से पहले कोई तैयारी नहीं की जाएगी। संभल में नेजा मेला कराया जाता रहा है। कुछ लोगों द्वारा इसमें आपत्ति प्रकट की गई और अवगत कराया गया, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही पाया गया कि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता था। यह अब्दुल सलार गाजी महमूद गजनवी का सगा भांजा एवं उसका सेनापति था, जिसने सोमनाथ मंदिर सहित अनेक मंदिर को ध्वंस किया, साथ ही काफ़ी लोगों की हत्याएं की। उसकी याद में इस तरह के मेले का आयोजन सर्वथा अनुचित है एवं कानून व्यवस्था का भी प्रश्न खड़ा करता है। वहीं धार्मिक नगर नेजा कमेटी के अध्यक्ष शहीद हुसैन मसूदी ने कहा कि वो वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। ये हुआ कि एसपी साहब ने हमसे कहा कि आप सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में कोई भी नेजा मेला नहीं बनाएंगे। वो एक अक्रांता थे और हम नेजा मेला उनकी याद में नहीं बनाने देंगे। आपको जो बड़ी अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे, उनके पास हम सिखा सकेंगे क्या वो हमारी समस्या को हल करें। और नेजा मेला जैसे सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा, इस तरीके में मेला ही चलने दिया जाए। और इसी पे बात करने के लिए विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गया। विकास, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो नेजा मेला है इसका इतिहास क्या है और अब इसे लगाने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, सालार मसूद गाजी जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो कुछ लिखा पड़ा है कि वो मोहम्मद गजनवी का सेनापति था। और सबसे बड़ी बात है, सालार मसूद गाजी, ये जो गाजी शब्द लगता है इसका मतलब होता है कि गजवाए हिंद। इन्होंने गजवा जंग लड़ी है, मतलब दूसरे धर्म के खिलाफ ये लगातार उसे खत्म करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए ये लोग एक लड़ाई लड़ते थे। उसी के सिलसिले में भारत और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पहुंचे। लोगों को मान्यता ये है, पुरानी मान्यता है कि वो संभल भी पहुंचा था और संभल के बाद जब ये गाजी बहराइच पहुंचता है तो वहां पर इसकी एक जंग होती है और वहां पर उस जंग में वो मारा जाता है। उसके बाद वहां उसकी अभी भी मजार स्थापित है। तो वहां इससे को लेकर वहां के तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो गाजी के नाम पर वहां पर मेले लगते हैं। नेजा मेला वहां पर आयोजित होता है 3 जगहों पर, 25, 26, 27, जैसा कि आपने बताया। उससे पहले वहां पर झंडा ढाल की एक परंपरा होती है। ये झंडा ढाल की परंपरा होली के बाद आने वाले मंगल के दिन होती है। ये कोतवाली के सामने ही एक जगह चिन्हित है, वहां पर एक बड़े से झंडे वहां पर लगाया जाता है और इसका प्रतीक होता है कि अब ये मेले की शुरुआत हो गई है। लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन के पास ऐसे इनपुट थे, ऐसी शिकायतें आई थी कि इस तरीके की चीजें अगर आयोजित होंगी कि समाज में विद्वेष फैलेगा, क्योंकि सालार गाजी किस तरीके का व्यक्ति था, क्या उसका इतिहास में जो उसने किया है वो एक सिर्फ लुटेरा था, हत्यारा था, और ये पूरा इतिहास सभी सर्वविदित है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये लगातार ऐसी परंपराएं मनाई जाती रही पूर्व में, और अब प्रशासन का कहना है कि ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती है जिससे कानून व्यवस्था पर कोई सवालिया चिन्ह हो। दूसरे लोगों ने, तमाम सारे लोगों ने शिकायत की थी। पिछले साल भी इसकी परमिशन नहीं दी गई थी इस मेले की, और इस साल भी पहले ही मेला कमेटी को आकर बता दिया गया है कि इस तरीके के मेले का आयोजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है संभल इलाके में। तो इसी के मद्देनजर एडिशनल एसपी ने कहा है कि अगर आप इसके ऊपर कहीं जाना चाहते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। हम अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है, हमारे पास जो शिकायतें आई, उसके आधार पर हम एक लुटेरे के नाम पर, एक हत्यारे के नाम पर ऐसी कोई परमिशन नहीं दे सकते। तो अगर अब जो दूसरा पक्ष है वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो आगे का रास्ता किस तरह से तय किया जाएगा? विकास, आगे का रास्ता तो अगर कुछ अधिकारियों के पास जाएंगे, मेला प्रशासन अपनी बात कहेगा और मजिस्ट्रेट के पास भी जाकर बात कह सकते हैं। लेकिन इतिहास तो सर्वविदित है और सब जानते हैं, जो इतिहास के पन्नों में है
तमाम सारे चाहे मुस्लिम के उससे स्कॉलर के द्वारा पढ़ा जाए या तमाम सारे इतिहासकारों के द्वारा पढ़ा जाए, क्योंकि सालार महमूद गाजी क्या था? सिर्फ हत्यारा था, लुटेरा था। गाजी शब्द का जुड़ना ही ये बात साफ देती है कि दूसरे धर्म को समाप्त करके अपने धर्म को स्थापित करना, उसी को गाजी की उपाधि दी जाती है, ये कहा गया है। तो तमाम सारी चीजें तो विकास, लेकिन सालों साल याद में मनाना, क्योंकि सुहेल देव जिन्होंने उसको मारा था बहराइच के युद्ध में, उनके नाम पर जो है कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, कोई होता नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन विकास, सालों साल से इस मेले का आयोजन किया जा रहा था। ये फैसला पहले की सरकार ने शायद नहीं लिया, लेकिन अब जब इसे राष्ट्रद्रोह के बारे में कहा जा रहा है कि भाई अगर इस नाम से मेला लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं संबल में जो शांति है, सौहार्द है, वो बना रहे, उस लिहाज से अहम फैसला भी हम इसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल, उसी के मद्देनजर पुलिस के द्वारा ये अभी फिलहाल तत्काल कदम उठाया गया है कि उनके पास ये शिकायत पहले से की गई थी कि इस मेले को वहां पर लगाने की अनुमति न प्रदान की जाए, क्योंकि इससे पिछले साल भी आपत्ति की गई थी जब मेला आयोजित नहीं हो पाया था, और इस साल पहले से ही नेजा कमेटी के द्वारा, क्योंकि पिछली बार टेंडर उस मेले का हो गया था, 3 जगहों पर लगता है, एक दिल्ली रोड पे लगता है संभल से, एक चंदौसी रोड पे लगता है और संभल के अंदर ही एक मैदान में लगता है ये मेला। 3 दिन 25, 26, 27 को आयोजित होना था। पहले से कोई प्रक्रिया न की जाए, इसलिए पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले ही बता दिया गया है कि आपको इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। आज जो झंडा ढाल लगाने की एक रस्म होती थी, उस पर भी पुलिस एडिशनल एसपी ने साफ मना कर दिया है कि लुटेरे के नाम पर, हत्यारे के नाम पर ऐसी कोई परमिशन अब नहीं दी जा सकती है। चलिए, तो आप नज़र बना के रखिएगा, हम आगे भी इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि आज लैंड फॉर जॉब मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की जा सकती है। जानकारी के अनुसार आज पटना ईडी दफ्तर में राबड़ी देवी से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप यादव से भी ईडी आज पूछताछ कर सकती है। दरअसल जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की टीम लालू परिवार को समन भेज चुकी है, जिसके बाद अब पूछताछ की कार्रवाई हो सकती है। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक किए जाने पर जल्द निर्णय किए जाने की कोशिशें भारतीय निर्वाचन आयोग ने तेज कर दी। इसी को लेकर निर्वाचन आयोग ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह सचिव, विधायी विभाग के अधिकारियों समेत आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी के सीईओ शामिल होंगे। इस बैठक में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने को लेकर चर्चा सहित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। दरअसल डुप्लीकेसी या फर्जीवाड़े को खत्म करने से आधार से लिंकिंग प्रक्रिया पहले भी कारगर साबित हुई। खास बात यह भी है कि चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब इस पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। खासकर पश्चिम बंगाल में वोटर आईडी और डुप्लीकेट एंट्री को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने इस पर पिछले दिनों चिंता जताई थी। चुनाव आयोग ने अगले 3 महीनों में डुप्लीकेट वोटर एंट्री हटाने की योजना की घोषणा की है। गुजरात के अहमदाबाद में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की। एटीएस और डीआरआई ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना और 1.37 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की। अहमदाबाद के स्टॉक ब्रोकर के पालड़ी महालक्ष्मी इलाके के फ्लैट में छापेमारी की गई। संयुक्त छापेमारी में 87 किलो सोने के बिस्कुट और 19 किलो आभूषण शामिल हैं। पूरी रात चले तलाशी अभियान के बाद सुबह एटीएस और डीआरआई अधिकारी सारा सामान लेकर रवाना हुए। दरअसल ये फ्लैट मेघ शाह नाम के एक व्यक्ति ने किराए पर लिया था। मूल रूप से अहमदाबाद निवासी और मुंबई में रहने वाले मेघ शाह ने डब्बा ट्रेडिंग से कमाए गए धन से सोना खरीदने, उसे छिपाने के लिए ये फ्लैट किराए पर लिया था। इस तलाशी अभियान में डब्बे का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया। फिलहाल स्टॉक मार्केट के ब्रोकर से पूछताछ चल रही है। और अब बात दिल्ली विधानसभा की, जहां के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए नई दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम
में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विपक्ष के नेता आतिशी सहित कई प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायकों को लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का ज्ञान होना चाहिए। जो विधायक इसमें दक्षता हासिल करेगा वो ज्यादा सहयोग कर पाएगा। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई दिल्ली विधानसभा के अंदर आपकी चर्चा संवाद लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना ताकि देश के अंदर एक नया संदेश जा सके। और इसीलिए केवल आप एक विधानसभा के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपका चिंतन पूरे राज्य के विकास के साथ इस राज्य की जनता का विकास और उनकी सामाजिक कल्याण की भी परिवर्तन करने का दायित्व है। मेरा मानना है कि विधानसभा की इस कार्रवाई के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम श्रेष्ठ श्रोता के रूप में बैठें, देर तक विधानसभा में बैठें, हमें बोलने का अवसर नहीं हो तो भी सुनने का अवसर का लाभ उठाएं। जितना सुनने का अवसर का लाभ उठाएंगे उतनी आप बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में सदन की कई परंपराओं का पालन नहीं किया गया, इस बार पालन किया जाएगा। सदन की कई परंपराएं जो पिछले सालों के दौरान निभाई नहीं गई, उनको नई विधानसभा में फिर से शुरू किया जा रहा है। इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। सदन नियमों से चलेगा और सदन की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा और सदन में डिबेट के लेवल को बढ़ाया जाएगा। संसदीय कार्य के नियम, प्रक्रियाएं और परंपराएं होती हैं जिनके आधार पर इस सदन का संचालन होता है। विधायकों को इनके बारे में जानकारी देने के लिए ही इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन, प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर स्पेसएक्स का कैप्सूल धरती के लिए रवाना हो गया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भारतीय समयानुसार बुधवार को तड़के 3:27 पर धरती पर लौटेंगे। नासा ने एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेसएक्स के यात्री ड्रैगन 10 क्रू यान के ISS के अनडॉकिंग का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दोनों अंतरिक्ष यात्री अपने रास्ते पर हैं। क्रू 9 ने आज भारतीय समयानुसार सुबह 10:35 पर स्पेस स्टेशन में अनडॉक किया। नासा के अनुसार सुनीता विलियम्स और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आने वाला अंतरिक्ष यान भारतीय समय के अनुसार बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे होगा। अमेरिका फ्लोरिडा तट के पास उनका स्प्लैश डाउन होने वाला है और जिसके लिए नासा की तैयारियां जोरों पर हैं। नासा ने स्पेसएक्स क्रू 9 के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने की लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी शुरू कर दी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग, अलेक्जेंडर गोर्बनोव का 17 घंटे का सफर कल तड़के भारतीय समयानुसार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन के साथ समाप्त होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल वेव्स के तहत ऑग्यूमेंटेड क्रिएटर हैकाथॉन का आयोजन वेव लैब्स द्वारा किया जा रहा है। वहीं XR क्रिएटर हैकाथॉन भारतीय XR उद्योग में क्रांति लेकर आ रहा है और वेव लैब्स न केवल इस परिवर्तन की अगुवाई कर रहा है बल्कि नियर जैसे नवाचारी स्टार्टअप्स के लिए सशक्त मंच भी दे रहा है। देखिए रिपोर्ट।
इनोवेटर्स की एक टीम भारत के पहले सोशल ऑगमेंटेड रियलिटी AR ऐप नियर को विकसित कर रही है, जो वास्तविक दुनिया के स्थानों में हाइपर लोकल इंटरैक्शन को सक्षम करेगा। पारंपरिक सोशल मीडिया के विपरीत नियर उपयोगकर्ताओं को AR में पोस्ट देखने की अनुमति देता है, चाहे वे किसी कैफे, विश्वविद्यालय या सार्वजनिक स्थान पर हों। बस ऐप का कैमरा ओपन करना है और उपयोगकर्ता पिछले 24 घंटों में अपने सटीक स्थान पर किए गए पोस्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। नियर ऐप वर्तमान में अपने MVP चरण में है, जिसे XR क्रिएटर हैकाथॉन के अंतर्गत विकसित किया गया है और इसमें विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ऑडियो वीडियो के जो नए सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, जो अभी उभर रहे हैं, जैसे AR VR का सेक्टर है, गेमिंग का हमारा सेक्टर है, जो एक मार्केट में जो अभी जो एक पोटेंशियल रखता है, लगभग जो अराउंड 2030 तक हमारी 29 बिलियन 30 बिलियन तक की डॉलर की इंडस्ट्री बन सकता है, उसको हम कैसे एक बूस्ट दें, उस पे वेव्स का फोकस है। परीक्षित भार्गव, अखिल कुमार आनंद, अमित कुमार और प्रत्युष पराशर द्वारा विकसित इस परियोजना का उद्देश्य डिजिटल सामाजिक इंटरैक्शन को फिर से परिभाषित करना है। हम नियर एप्लीकेशन को इंडिया का पहला AR बेस्ड सोशल मीडिया एप्लीकेशन के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक इंडिया में जो भी सोशल मीडिया ऐप्स थे वो अल्टीमेटली किसी न किसी सोशल मीडिया ऐप के कॉपी थे, जिस कारण से बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी हम लोग एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। XR क्रिएटर हैकाथॉन महत्वाकांक्षा और प्रतिभा का एक मिश्रण है, जो पूरे भारत के प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ लाता है। हैकाथॉन ने 250 से अधिक शहरों से 2200 से अधिक प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट किया। शीर्ष फाइनलिस्ट देश के सभी कोनों से हैं, जिनमें से 34% नई दिल्ली और बेंगलुरु जैसे टियर 1 शहरों से हैं और 66% चेंगलपेट, मणिपाल और वेरावल जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों से आए हैं। फाइनलिस्ट में 19% महिलाएं हैं, जो XR स्पेस की तेजी से बढ़ती समावेशिता को दर्शाती हैं। यह हैकाथॉन वेव समिट का इनिशिएटिव है, जिसकी वेव समिट में टोटल 31 चैलेंजेस है। तो दिस इज़ वन ऑफ द 31 चैलेंजेस जो कम्प्लीटली AR VR को फोकस कर रहा है। और ये सबसे बेस्ट पार्ट इस हैकाथॉन का क्या है कि ये फर्स्ट सीजन है एंड हमें मोर देन 2200 पार्टिसिपेंट्स मिले पैन इंडिया। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन उद्योग में चर्चा, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभर रहा है। बहुत जल्द भारत मीडिया और मनोरंजन के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, जहां दुनिया भर से लोग निवेश करेंगे, कंटेंट बनाएंगे और नए अवसर तलाशेंगे। जया सिन्हा, DD न्यूज, दिल्ली। लेबनान और सीरिया ने सीमा पर 2 दिनों से चल रही झड़पों को रोकने के लिए सोमवार को संघर्ष विराम के समझौते पर मोहर लगा दी। सीरिया ने रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस समझौते में दोनों पक्षों के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं। इससे पहले लेबनान के राष्ट्रपति ने सीमा पर रात भर चली भयानक लड़ाई के बाद सैनिकों को सीरियाई सीमा की ओर से गोलीबारी करने वालों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि झड़पों में 7 लेबनानी नागरिक मारे गए, 52 अन्य घायल हुए हैं। ये लड़ाई तब शुरू हुई जब सीरिया की अंतरिम सरकार ने लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के आतंकवादियों पर शनिवार सीरिया में घुसने, 3 सैनिकों का अपहरण करने और लेबनान जाकर उनकी हत्या करने का आरोप लगाया। हालांकि हिजबुल्लाह ने इसमें किसी भी तरह शामिल होने से इनकार किया। दिसंबर में पूर्व सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को पद से हटाए जाने के बाद सीमा पर यह सबसे गंभीर लड़ाई है। एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक 25 मार्च को होनी है। कल संसद भवन परिसर में हुई जेपीसी की बैठक में पीपी चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। हरीश साल्वे एक देश एक चुनाव को लेकर बने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाले पैनल का हिस्सा थे। उन्होंने एक साथ पूरे देश में चुनाव की सिफारिश भी की थी। करीब 5 घंटे बैठक में देश के शीर्ष संवैधानिक विशेषज्ञों ने अपने सुझाव रखे। कमेटी ने बिल पर सुझाव के लिए स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश के अलग अलग हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, राज्य सरकारें शामिल हैं। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी के मुताबिक आगे की बैठकों में शिक्षकों, छात्रों, प्रवासी मजदूरों के विचार भी लिए जाएंगे। जेपीसी में भाजपा के 16, कांग्रेस के 5 सहित कुल 39 सदस्य हैं। मीटिंग बहुत अच्छी
अच्छी रही। बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था सभी मेंबर का। और हमारे पहले जस्टिस अवस्थी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद में यू ललित साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं उन्होंने दिया और सब ने दोनों प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अप्रिशिएट किया सब मेंबर्स ने। और मेंबर्स के जो क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन थे वो सारा का सारा रिस्पॉन्ड हुए। और अब बात है कि एसबीआई रिपोर्ट की। यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने की संभावना और इस बीच भारत वैकल्पिक रास्ते की तलाश कर रहा है और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के माध्यम से अमेरिका तक नए व्यापार मार्गों पर काम किया जा रहा है। एसबीआई रिसर्च की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर यूएस ट्रेड रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रभाव ना के बराबर पड़ने वाला है। रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में अपने निर्यात में वो डाइवर्सिफिकेशन भारत ला चुका है जिसकी वजह से वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा भारत वैकल्पिक क्षेत्रों की खोज कर रहा है। यूरोप से मध्य पूर्व के माध्यम से अमेरिका तक नए मार्गों पर काम किया जा रहा है ताकि एक नए सप्लाई चेन का एल्गोरिदम फिर से तैयार हो। रिपोर्ट में बताया गया कि निर्यात में गिरावट 3 से 3.5% की सीमा में रहने की उम्मीद है जिससे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों मोर्चों पर उच्च निर्यात लक्ष्यों के जरिए इसे सुधारा जाना जरूरी है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान वस्तु और सेवा निर्यात 6.24% बढ़कर $750 अरब के पार हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये $706 अरब था। अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान वस्तुओं का निर्यात $395 अरब रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान ये $395 अरब था। इस अवधि में भी मामूली वृद्धि देखी गई। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-फरवरी के दौरान सेवाओं का निर्यात $354 अरब रहा, जबकि 2023-24 में ये समान अवधि में $311 अरब था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े जारी किए गए। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 16 मार्च 2025 तक देश में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 16% का उछाल देखा गया। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक करीब 25,87,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ। इस साल अभी तक 4,70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रिफंड भी जारी किए गए हैं, जो बीते साल के मुकाबले करीब 32% ज़्यादा हैं। इस तरह देश में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 13% बढ़ा, जो करीब 21,27,000 करोड़ था। अभी तक एडवांस टैक्स कलेक्शन भी 10,44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा, जो कि 14% की ग्रोथ दिखाता है। गाजा पर इजराइल के हमले में 200 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की समय सीमा खत्म होने के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि रमज़ान के महीने में हुए हवाई हमलों में ज़्यादातर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मारे गए हैं, जबकि करीब 150 अन्य घायल हुए। उत्तरी गाजा, गाजा शहर और मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में डेर अल बला, खान यूनिस और राफा सहित कई स्थानों पर विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गई। वहीं इजरायली रक्षा बल ने आज सुबह एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राजनीतिक स्तर के अनुसार गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास से संबंधित आतंकी ठिकानों पर व्यापक हमले किए जा रहे हैं। इजरायल ने गाजा के पड़ोसी क्षेत्रों के सभी स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दिया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। युद्ध समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को इस संबंध में जानकारी दी। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी दोनों नेताओं के बात करने की योजना को लेकर सोमवार सुबह पुष्टि की है। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दी कि युद्ध विराम के लिए ऊर्जा और बिजली संयंत्रों से जुड़े मुद्दे पे बातचीत का हिस्सा आधारित होगा। रूस वर्तमान में यूरोप के सबसे बड़े ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र को नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने संभावित परमाणु आपदा की आशंकाओं के बीच संयंत्र के बारे में अक्सर चिंता जताई। माना यह जा रहा है कि अगर ये बातचीत सफल रही तो 3 साल से जारी युद्ध पर लगेगा फुल स्टॉप। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने इटली में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स के प्रसारण और इन खेलों से जुड़े तमाम पहलुओं को सामने रखने के कार्य को लेकर दूरदर्शन की प्रशंसा की। भारतीय दल ने इन खेलों में 8 स्वर्ण सहित कुल 33 पदक अपने नाम किए। मैं यहाँ दूरदर्शन टीम का जहाँ आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने इटली से हमारे पूरे कार्यक्रम को डायरेक्ट टेलीकास्ट कर भारत में पहुंचाया और हम सब ने
हमारे सारे कार्यक्रमों को घर बैठे देखा और जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया उसमें हम सबको दिख रहा था कि ये आसान खेल नहीं थे जिसमें हमारे ये खिलाड़ी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। जो पश्चिमी देश हैं उनके लिए बर्फ बहुत आसान है, लेकिन हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए बर्फ तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद टीम इंडिया के विभिन्न पहलुओं की तारीफ हर दिग्गज क्रिकेटर द्वारा की जा रही है। इस कड़ी में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी अपनी राय रखी। गावस्कर ने कहा कि भारतीय टीम अब किसी एक या दो क्रिकेटर पर निर्भर नहीं, बल्कि इस टीम में गहराई है। हर एक खिलाड़ी मैच जिताने का माद्दा रखता है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने पहले भी विराट और रोहित के बगैर जीत हासिल की, जो इस टीम की ताकत को सामने रखता है। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा। आईसीसी की आचार संहिता के केवल 2 का उल्लंघन करने के चलते टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी खुशदिल शाह पर आईसीसी ने जुर्माना लगाया। पहले टी20 मैच के दौरान खुशदिल शाह न्यूजीलैंड के गेंदबाज जकारी फोल्क्स से टकरा गए थे। आईसीसी ने उनकी इस हरकत को आचार संहिता का उल्लंघन माना और उनके खिलाफ कार्रवाई की। आईसीसी ने उन पर मैच फीस का 50% का जुर्माना लगाया है। इंग्लैंड में आयोजित हो रहे कबड्डी विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। टीम ने अपने पहले मुकाबले में इटली की टीम को 64-22 के अंतर से हराया। टीम इंडिया के खिलाफ इटली पूरे मैच में बैकफुट पर नजर आई। भारतीय रेडर्स और डिफेंडर्स ने मिलकर विपक्षी टीम को बैकफुट पर रखा। पिछले विश्व कप में भारतीय टीम ने इराक को हराते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। ये पहला मौका है जब कबड्डी विश्व कप का आयोजन एशिया से बाहर हो रहा है। इंटर मियामी के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर्स के अगले 2 मुकाबलों के लिए अर्जेंटीना टीम के दल से बाहर। अर्जेंटीना टीम को अपने अगले 2 मुकाबले उरुग्वे और ब्राजील के खिलाफ खेलने हैं। अर्जेंटीना की टीम अगर इन 2 मुकाबलों में जीत दर्ज करती है तो टीम 2026 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस को दिल्ली कैपिटल्स ने अपना उपकप्तान नियुक्त किया। दिल्ली कैपिटल्स ने नीलामी में डू प्लेसिस को 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा। इससे पहले प्लेसिस ने आईपीएल सीजन 2022-24 में आरसीबी की अगुवाई की थी। दिल्ली कैपिटल्स अपने अभियान की शुरुआत 24 मार्च को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबला खेलकर करने वाली है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।